आज की क्लास हम शुरू करते हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स का, जिसमें हम कवर करेंगे 5 नंबर के क्वेश्चंस। छोटे क्वेश्चंस अभी हम कवर नहीं करेंगे, अभी हम पहले कवर करेंगे 5 नंबर और 6 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम करेंगे दो आवेशों के बीच ऊर्जा हानि कि जब दो आवेशों के बीच हम जब क्या करेंगे, ऊर्जा का स्थानांतरण होगा दो चालक आवेश के बीच, तो ऊर्जा हानि का व्यंजक हम देखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या लेते हैं, दो चालक लेंगे, एक चालक ए लेंगे, ठीक है, और एक लेंगे चालक बी। ठीक है, हमने क्या किया है, दो चालक लिए हैं ए और बी। चालक ए की धारिता हम मान लेंगे C1, इसका विभव मानेंगे V1 और इस पर आवेश मानेंगे Q1। इसी प्रकार इसकी जो धारिता मानेंगे C2, इसका विभव मानेंगे V2 और इस पर आवेश मानेंगे Q2। अभी देखो, यहाँ हम ऐसे मान के चल रहे हैं कि जो V1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन है किससे, V2 से। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो चालक A की धारिता है वो चालक B की धारिता से क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। अब जब हम क्या करेंगे, इसको किसी चालक तार से जोड़ देंगे। अब हम क्या करेंगे, दोनों चालक को एक चालक तार से क्या कर रहे हैं, हम जोड़ रहे हैं। तो जब दोनों को किसी चालक तार से जोड़ देंगे तो क्या होगा, जो विभव है वो अधिक विभव वाले चालक से कम विभव वाले चालक की ओर ट्रांसफ़र होगा। तो क्या हो जाएगा, अभी जो इसका धारिता रहेगा वो C1 रहेगा, इसका विभव क्या हो जाएगा, V हो जाएगा, और इसका विभव भी क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो विभव है उसका क्या होगा, स्थानांतरण होगा कहाँ से कहाँ, ज़्यादा से कम वाले की। और कब तक होगा, जब तक कि दोनों का विभव समान न हो जाए। तो ये C1 और इसकी धारिता C2। तो अगर हम यहाँ से देखते हैं उभयनिष्ठ विभव, ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है, कुल आवेश। कुल आवेश कितना होता है, Q बराबर कौन कौन सा आवेश है, एक है चालक A के पास Q1 और दूसरा क्या है, चालक B के पास Q2। परंतु हम क्या जानते हैं, आवेश बराबर क्या लिखते हैं हम, धारिता इंटू विभव। तो अगर इसको Q1 मान लेते हैं तो ये C1 और ये V1, और अगर इसको Q2 मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C2 और V2। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ विभव। उभयनिष्ठ विभव, तो उभयनिष्ठ विभव के लिए क्या मिल जाएगा, विभव का सूत्र क्या होता है, कुल आवेश बट्टे कुल धारिता। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, कुल आवेश कितना निकाला है, कुल आवेश हम निकाले हैं Q1 प्लस Q2 और धारिता कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2। अभी हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ विभव के लिए व्यंजक निकालना है। और जब इन दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ क्या होगा, इनकी ऊर्जाओं में अंतर आएगा या ऊर्जा हानि होगा, उसका व्यंजक हमको निकालना है। तो उसको निकालने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है उभयनिष्ठ विभव का। यहाँ से Q1 और Q2 की वैल्यू रखोगे तो V बराबर क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 और बट्टे में आ जाएगा C1 प्लस C2। ये क्या मिल गया, ये मिल गया हमको उभयनिष्ठ विभव का व्यंजक। ठीक है, अब देखेंगे, अब हम देखेंगे कि चालक A की ऊर्जा देखते हैं। ठीक है, तो जोड़ने से पहले चालक A की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 CV का स्क्वायर। लेकिन हम किसके लिए देख रहे हैं, चालक A के लिए देख रहे हैं, तो इसकी धारिता क्या माने हैं, C1, और जोड़े नहीं है, उस स्थिति में इसका जो विभव है वो क्या है, V1 है, तो ये क्या आ जाएगा, V1। इसी प्रकार चालक B की ऊर्जा, तो चालक B की ऊर्जा कितना निकल जाएगा, 1/2 C2 V2 का स्क्वायर, क्योंकि चालक B के लिए हमने धारिता माना है C2 और विभव माना है V2। कुल ऊर्जा कितना हो जाएगा, कुल ऊर्जा U1 बराबर हम मान लेते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको 1/2 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2
V2 का स्क्वायर। तो एक इसकी वैल्यू आ गया, U1 की वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, अब जोड़ने के बाद की ऊर्जा देखेंगे। अभी जोड़ने से पहले ऊर्जा कितना आया है, जोड़ने से पहले क्या रहता है, दोनों का विभव अलग अलग रहता है। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, दोनों का विभव समान हो जाएगा, क्या निकलता है, V हो जाता है। तो अब जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, A की ऊर्जा क्या निकल जाएगा, 1/2 C1 V का स्क्वायर, और B की ऊर्जा क्या निकल जाएगा, 1/2 C2 V का स्क्वायर। कुल ऊर्जा कितना निकल जाएगा, कुल ऊर्जा U बराबर मान के चलेंगे 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर, ठीक है। कुल ऊर्जा कितना निकला है, 1/2 C1 V का स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V का स्क्वायर। आगे देखेंगे, अब मैं डायग्राम मिटा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा, वहाँ से 1/2 कॉमन निकल जाएगा, और क्या निकल जाएगा, V स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। तो U2 की जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 1/2, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेते हैं, C1 प्लस C2, और V का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉमन निकल जाएगा। परंतु यहाँ से देखो, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको किसकी वैल्यू रखना है, उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू रखेंगे। तो उभयनिष्ठ विभव की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, U2 बराबर हो जाएगा 1/2 C1 प्लस C2, और यहाँ पे अगर हम उसकी वैल्यू रखेंगे तो C1 V1 प्लस C2 V2, और पूरे के बट्टे में C1 प्लस C2 और पूरे का स्क्वायर। देखो यहाँ से इसके और ये कट जाएगा, बच जाएगा क्या, स्क्वायर से एक कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा U2 बराबर आ जाएगा 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में C1 प्लस C2, इतना आ जाएगा। अब देखिए, अब हमारे पास किसकी वैल्यू है, U1 की वैल्यू है, और किसकी वैल्यू है, U2 की वैल्यू है। अब जब दोनों चालकों को हम जोड़ देंगे तो ऊर्जा हानि कितना होगा, तो अब दोनों चालकों को जोड़ने में ऊर्जा हानि, तो ऊर्जा हानि कितना होगा, तो ऊर्जा हानि हो जाएगा डेल U बराबर U1 माइनस U2। तो यहाँ से डेल U बराबर क्या आ जाएगा, U1 की वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस U2 की वैल्यू 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और पूरे के बट्टे में C1 प्लस C2। यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कॉमन निकाल लेंगे क्या, 1/2, तो अंदर में क्या बच जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का स्क्वायर, और इसके बट्टे में C1 प्लस C2। अब देखिए, यहाँ से आपका मैथमेटिकल स्टार्ट हो जाता है। इसके आगे बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि सर इसके आगे कैसे सॉल्व होगा, तो ध्यान से देखना इसके आगे हम क्या करेंगे। देखिए इसके आगे क्या करना है हमको, हमारे पास वैल्यू आया है 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर, माइनस C1 V1 C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर, और बट्टे में आ जाएगा C1 प्लस C2। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में क्या हो जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो डेल U की जो वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 1/2, ये इधर जाएगा तो C1 प्लस C2, और किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर के साथ। और देखो माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और नीचे का गुना किसके साथ होता है, नीचे के साथ होता है, तो C1 प्लस C2, ये आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका हमको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो पहले क्या होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होता है। कन्फ्यूज़न क्यों होता है कि सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले इस C1 वाले को लेना है और इसका मल्टीप्लाई करोगे आप इन दोनों के साथ। उसके बाद क्या करोगे, C2 वाले को लोगे
और इसका मल्टीप्लाई करोगे इन दोनों के साथ। तो देखो क्या आएगा 1/2। जब आप C1 वाले के साथ करोगे तो C1 और C1 क्या हो जाएगा, C1 का स्क्वायर और V1 का स्क्वायर। जब इसके साथ करोगे तो C1 C2 V2 का स्क्वायर। C1 वाले का गुणा कर लिए इन दोनों के साथ। अब क्या करोगे, C2 वाले का गुणा करोगे इन दोनों के साथ। तो C2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, C2 C1 V1 का स्क्वायर। C2 और C2 क्या हो जाएगा, C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर माइनस, यहाँ से देखो ये क्या दिख रहा है, A प्लस बी का होल स्क्वायर। A प्लस बी का होल स्क्वायर है तो फार्मूला क्या होता है, A प्लस बी का होल स्क्वायर का A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB। तो उसमें तोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, A का स्क्वायर मतलब C1 V1 का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर मतलब C2 V2 का स्क्वायर प्लस 2AB। तो A और ये हो जाएगा B। ठीक है, क्लियर है। यहाँ से हो जाएगा C1 प्लस C2। अब देखो अब क्या हो जाएगा, अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। देखो ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, जितना प्लस में है वो क्या हो जाएंगे, सारे माइनस हो जाएंगे। तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस 2 C1 C2 और V1 V2। मल्टीप्लाई में है, आप CC वाले को एक साथ लिख सकते हो, V और V वाले को एक साथ लिख सकते हो, और पूरे के बट्टे में क्या आ जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद देखिए 1/2, यहाँ से देखो ये प्लस में और ये माइनस में कैंसिल, ये वाला प्लस ये वाला माइनस कैंसिल, बचेगा क्या आपके पास, यहाँ से बच जाएगा C1 C2 V2 का स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 का स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2, और पूरे के बट्टे में क्या बचेगा, C1 प्लस C2। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ भी C1 C2 है, यहाँ भी C1 C2 है और यहाँ भी C1 और C2 है, कॉमन निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/2, ये इसको बाहर लिखेंगे तो C1 प्लस C2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, C1 और C2 हमने कॉमन निकाल लिया। तो हमारे पास बचेगा क्या, यहाँ से बच जाएगा V2 का स्क्वायर प्लस V1 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, प्लस में है आगे पीछे लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा C1 C2, इसको हम लिख सकते हैं V1 प्लस V2 माइनस 2V1 V2 पूरे का इसके ऊपर में स्क्वायर। अब ये क्या आ जाएगा, देखो ये A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB, फॉर्मूला दिख रहा है, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर माइनस 2AB। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं A माइनस B का होल स्क्वायर, तो V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आएगा क्या, डेल U की वैल्यू आ जाएगा आपके पास में ये C1 C2 और C1 प्लस C2, और यहाँ पे हो जाएगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो ये आपके पास निकल जाएगा क्या, ऊर्जा हानि का व्यंजक। ठीक है, तो आपको यहाँ तक निकालना है। बच्चे अक्सर यहाँ पे आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसके आगे क्या होगा। तो इसके आगे आपको देखना है, यहाँ से क्या करना है, आपको 1/2 को कॉमन निकाल लेना है। उसके बाद में आपके पास में ये जो वैल्यू बचेगा वहाँ से आपको क्या लेना है, लघुत्तम लोगे। तो लघुत्तम लोगे तो कैसे लोगे, यहाँ पे कुछ नहीं बचा रहता, मतलब हम क्या मान के चलते हैं, 1 मान के चलते हैं। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे और 1 का इसके साथ। जब इसका इसके साथ करोगे तो कैसे करना है, पहले C1 वाले का इन दोनों के साथ करोगे, फिर C2 वाले का इन दोनों के साथ करोगे, फिर क्या करोगे, यहाँ से इसको तोड़ोगे A1 प्लस A का स्क्वायर B का स्क्वायर प्लस 2AB में, और इसको धीरे धीरे सॉल्व करते जाओगे। और यहाँ तक आपको क्या करना है, निकालना है। इधर कॉमन क्या क्या निकलेगा उसको भी ध्यान में रखना है। आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई भी चीज़ वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं। C1 C2 को हम C2 C1 भी लिख सकते हैं, सेम टू सेम V1 V2 को हम V2 और V1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन हम देखने वाले हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के बारे में।
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आपको याद रखना है, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इसका किरण आरेख। आपका किरण आरेख प्रॉपर तरीके से बनना चाहिए। किरण आरेख के बाद आपको थोड़ा सा इसमें थ्योरी भी लिखना रहता है। थ्योरी में क्या लिखोगे, जितना चीज़ आप डायग्राम में करोगे उसी को क्या करना रहता है, आपको थ्योरी में मेंशन करना रहता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया है यहाँ पे, एक संयुक्त सूक्ष्मदर्शी लिया है। आपको परिभाषा से पता होगा कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में क्या रहता है, दो इसमें लेंस रहता है। एक को हम क्या कहते हैं, अभिदृश्यक कहते हैं, जो वस्तु के पास रहता है, और दूसरे लेंस को क्या कहा जाता है, नेत्रिका कहा जाता है, दो नेत्र के पास रहता है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम क्या किए हैं, ओ से रिप्रेजेंट किए हैं अभिदृश्यक को, और नेत्रिका को किससे रिप्रेजेंट किए हैं, ई से। ठीक है, तो इसके किरण आरेख लिखने के बाद आपको क्या करना है, इसके किरण आरेख का वर्णन करना है। तो वर्णन कैसे करेंगे आप, ये देखिए, आप क्या लिए हो, एक वस्तु ले रहे हो ए बी। ठीक है, जो ए बी से कहाँ ले रहे हो, अभिदृश्यक के पास, तो ए बी से एक किरण चलेगा। ठीक है, जो अभिदृश्यक के फोकस से होकर जाएगा, और इसका उल्टा प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे बनेगा A1 और B1 पर। अब ये जो बनेगा प्रतिबिंब A1 और B1, यही प्रतिबिंब क्या करता है, नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करता है, और इसका जो लास्ट में जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक और बड़ा कहाँ पे बनेगा, A2 और B2 पर। और हम इसका जो नेत्रिका है, नेत्रिका को इस प्रकार से व्यवस्थित करते हैं कि इसका जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, न्यूनतम दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या रहेगा, किरण आरेख रहेगा। इसमें किरण आरेख अच्छे से बनना चाहिए। क्यों बनना चाहिए, क्योंकि जब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे तो किरण आरेख बहुत ज़रूरी रहेगा। यहीं से हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ फाइंड करते जाएंगे। ठीक है, वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर जो कोण बन रहा है ये क्या है, वस्तु द्वारा अभिदृश्यक पर अंतरित कोण है, और यह प्रतिबिंब द्वारा लेंस पर अंतरित कोण है। वस्तु द्वारा वाले को हम अल्फा मान के चल रहे हैं, और प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण को हम क्या मान के चल रहे हैं, बीटा मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो इतना आपको लिखना रहेगा जो कुछ भी आप करोगे। ठीक है, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इसका आवर्धन क्षमता निकालना है। तो आवर्धन क्षमता बराबर हम लिखते क्या है, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, है ना। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, और क्या हो जाएगा, बटे में वस्तु द्वारा नेत्र पर अंतरित कोण, नेत्र पर अंतरित कोण, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। ठीक है, यहाँ से हम क्या मान के चल रहे हैं कि प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण क्या मान के चल रहे हैं, प्रतिबिंब द्वारा अंतरित कोण है हमारे पास बीटा, और वस्तु द्वारा अंतरित कोण क्या है, अल्फा है। आवर्धन क्षमता को हम रिप्रेजेंट करते हैं m से, तो क्या हो जाएगा, बीटा, और बट्टे में हो जाएगा अल्फा। इसको हम लिख सकते हैं m बराबर 10 बीटा, और बट्टे में लिख सकते हैं 10 अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा व बीटा के मान बहुत कम है। ठीक है, अब हमको क्या मिल गया है, ये 10 बीटा और 10 अल्फा मिल गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, 10 बीटा और 10 अल्फा की वैल्यू निकालना है। ठीक है, 10 बीटा और 10 अल्फा की क्या निकालेंगे, हम वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए यहाँ से देखिए 10 अल्फा बराबर क्या मिलेगा हमको, 10 अल्फा बराबर क्या मिलेगा, अल्फा कोण कहाँ पे मिल रहा है, कहाँ पे बन रहा है, ये देखिए यहाँ पे बन रहा है। देखिए आपको एक कोण दिख रहा होगा, यहाँ से अगर हम इसको अलग से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे कुछ हमको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको कोण दिख रहा है, ये ए बी है। ठीक है, और यहाँ पे आपको एंगल बना है अल्फा। ठीक है, चूँकि हम ये मान के चलते हैं कि जो वस्तु है वो कहाँ पे है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है, तो ये वाला जो इसका आधार आएगा वो उसकी वैल्यू हमको क्या लेना होगा, डी लेना होगा। ठीक है, और ये जो लंब है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, ये। ठीक है, ये आपका आधार होगा।
और ये हो जाएगा इसका कर्ण, ठीक है। तो देखो टेन थीटा बराबर हम लिखते क्या हैं, लंब बट्टे आधार, ठीक है। टेन थीटा बराबर हम क्या लिखते हैं, लंब बट्टे आधार। तो इसका लंब क्या दिख रहा है आपको, ए बी, और इसका आधार क्या होगा, डी। अब बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है, सर इसका आधार यहाँ से लेंगे, तो यहाँ से नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि आपने क्या मान के चला है कि जो वस्तु है वो कहाँ पे है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के लिए दूरी कितना मानते हैं हम, डी मान के चलते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लिए हैं, डी। तो टेन अल्फा का मान क्या आ जाएगा, डी। इसी प्रकार आप किसका वैल्यू देखोगे, टेन बीटा की वैल्यू देखोगे। तो टेन बीटा, बीटा कहाँ बना है, देखो यहाँ पे बना है। तो यहाँ से देखो ये वाला त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से इसका लंब और ये आधार, तो इसका लंब क्या हो जाएगा, A1 B1, इसका आधार क्या है आपको, EB1, ठीक है। ये वाला आधार है, तो ये क्या हो जाएगा, EB1, और ये हो जाएगा लंब, ठीक है। तो हमको यहाँ से किसका वैल्यू मिल गया, टेन बीटा की वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। तो समीकरण 1 से m बराबर हमारे पास क्या आया था, टेन बीटा बटे टेन बीटा बटे टेन अल्फा आया है। टेन बीटा की वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए ऊपर में टेन बीटा की वैल्यू, तो m बराबर क्या आ जाएगा, टेन बीटा का A1 B1, और बटे में क्या आ जाएगा, EB1। और यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू रखोगे किसका, टेन अल्फा का, तो टेन अल्फा बराबर हम क्या निकाले हैं, AB, और बट्टे में निकाले हैं D। अब देखिए बट्टे के बट्टे में रहता है तो वो क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास में आ जाएगा A1 B1, और बट्टे में आ जाएगा EB1। और ये देखें इसका हर कहाँ चला जाएगा, अंश में चला जाएगा, और इसका अंश आ जाएगा हर में। तो ये क्या आ गया आपके पास में, m की वैल्यू आ गया A1 B1 EB1 D बट्टे AB, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, दो समरूप त्रिभुज देखना है, ठीक है। या इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हो आप, m बराबर आप लिख सकते हो A1 B1, और बट्टे में लिख सकते हो AB, और इनटू में हो जाएगा D बट्टे में EB1, ठीक है। क्लियर है, इसको इसके साथ लिख दिए और इसको इसके साथ। यहाँ से हम क्या करेंगे, जो समरूप त्रिभुज दिखेंगे, ठीक है। समरूप त्रिभुज A1 B1 सॉरी ABO, और एक A1 B1 और O, ठीक है। हमको क्या दिखाई दे रहा है, दो समरूप त्रिभुज दिख रहे हैं, या AOB और A1 O1 और ये B1। यहाँ से AOB और एक A1 B1 और O, यहाँ से दो त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से दो समरूप त्रिभुज में क्या होता है, समरूप त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या रहते हैं कि उसकी भुजाएं कैसे रहती है, अनुपातिक रहती है। तो ये इसका लंब है और ये इसका लंब है, तो क्या हो जाएगा, अनुपातिक होगा, तो A1 B1 AB हो जाएगा, और बराबर हो जाएगा किसके, आधार वाला देखेंगे तो क्या हो जाएगा, OB1, और ये हो जाएगा OB, ठीक है। इसको हम मान देते हैं समीकरण 2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, A1 B1, और बटे में हो जाएगा AB, और इधर हो जाएगा OB1, और बटे में आ जाएगा OB। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में क्या करोगे आप, देखो A1 B1, और बटे में क्या आया है, AB आया है। इसको जब सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू रख दोगे तो क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा OB1, और बटे में आ जाएगा OB, और इनटू में हो जाएगा D बट्टे EB1। इसको मान लो आप समीकरण 3। अब क्या करना है, अब आपको क्या लेना है, वैल्यू लेना है चिन्ह परिपाटी से, ठीक है। अब OB1 क्या होगा, OB क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, और EB1 क्या होगा, ये देखिए। तो OB1 क्या है, OB1 है अभिदृश्यक द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब की दूरी किधर बना हुआ है,
राइट साइड में, तो राइट साइड के लिए क्या लेते हैं हम, पॉजिटिव साइन, तो क्या हो जाएगा OB1 हो जाएगा V0, ठीक है। OB क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु की दूरी किधर देख रहे हैं हम, बाईं तरफ, तो बाईं ओर के लिए क्या लेते हैं हम, U0, ठीक है। D तो क्या है, D किधर बना हुआ है, ये D किसके द्वारा बना है, इसके द्वारा बना है और अंत में बना है, तो D को क्या लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे, तो D क्या हो जाएगा, माइनस का D, EB1, E से B1 क्या है, वस्तु की दूरी है, और वस्तु किधर है, बाईं ओर है, तो इसको क्या लेंगे, माइनस, ठीक है। यहाँ पे चिन्ह परिपाटी आपको समझ में आना चाहिए कि अगर हम क्या करते हैं, बाईं ओर से नापते हैं तो वो सारी दूरी क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक लेते हैं, और लेंस के दाईं ओर नापते हैं तो सारी दूरी क्या लेते हैं हम, धनात्मक लेते हैं। यहाँ पे जब हम इस वाले लेंस के बाईं ओर नापेंगे तो वस्तु की दूरी को क्या लेंगे, ऋणात्मक लेंगे, और जब इस वाले लेंस के इस तरफ की दूरी लेंगे तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। सेम टू सेम जब इस वाले लेंस के लिए इधर का दूरी लेंगे तो क्या लेंगे हम, ऋणात्मक लेंगे बाईं ओर के लिए, और जब इस तरफ की दूरी लेंगे तो क्या लेंगे, धनात्मक लेंगे। तो D किधर आ रहा है, अंतिम प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो D तो क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक ऋणात्मक हो जाएगा, और जो बाकी जो वैल्यूज देख रहे हैं हम वो भी क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। आप क्या करोगे, समीकरण 3 में आप क्या कर दो, वैल्यू रख दो, तो समीकरण 3 से m की वैल्यू क्या मिल जाएगा, OB1 बराबर क्या लिखोगे, V0, और बट्टे में OB बराबर क्या लिखोगे, माइनस U0, ठीक है। और D को या क्या लोगे, माइनस D, और इधर से EB1 भी क्या लोगे, माइनस UE, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल, m बराबर आएगा क्या, V0 बट्टे में U0 माइनस D बट्टे में UE। ये आपके पास क्या आ गया, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 4। ये आपके लिए क्या आ जाएगा, आवर्धन क्षमता का व्यंजक आ जाएगा। अब इस आवर्धन क्षमता के व्यंजक में क्या करना है, आपको 2 कंडीशन लगाना है। कौन कौन सा कंडीशन लगाना है, पहला कंडीशन, जब वस्तु की अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनेगा, और दूसरा क्या, जब प्रतिबिंब का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पर बने, अनंत पर बने, ठीक है। आपको कंडीशन याद होना चाहिए कि जब भी प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो वस्तु कहाँ रहता है, उसके फोकस पे रहता है। जब वस्तु फोकस पे रहता है तब उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, अनंत पे बनता है। बाईस को फिर से देख लो अच्छे से, यहाँ पे वैल्यू निकालना, यहाँ पे आप बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं। तो वैल्यू निकालने के लिए आपको ये तो आपको फार्मूला ये तो आपको पता रहता है। यहाँ पे ये डी क्यों लेते हैं ये आपको याद होना चाहिए। डी इसलिए लेते हैं क्योंकि जो वस्तु है वो कहाँ मानते हैं हम, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मानते हैं। और जब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मानते हैं तो उसकी दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या लेते हैं हम, डी लेके चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से टेन बीटा कैसे निकालेंगे, तो टेन बीटा ये आप एक त्रिभुज लोगे A1 B1 और ये B। अब यहाँ पे जो एंगल बना है इसमें टेन थीटा बराबर हम लेते क्या है, लंब बट्टे आधार। तो ये वाला इसका लंब और बटे में क्या आ जाएगा, इसका आधार। जब टेन अल्फा निकालोगे तो टेन अल्फा में भी देखो ए बी तो क्या है, इसका लंब है, और ये ओ बी क्या है, इसका आधार है। लेकिन हम ओ बी नहीं लेंगे, क्या लेंगे, डी लेंगे। डी क्यों लेंगे, क्योंकि वस्तु को हम कहाँ मार रहे हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर मार रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टेन बीटा और टेन अल्फा का वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए आगे, देखिए क्या हो जाएगा। अब हमको दो कंडीशंस लगाने रहते हैं। कौन कौन सा कंडीशन लगाना है, एक पहला कंडीशन क्या हो जाएगा, जब प्रतिबिंब को हम क्या मानेंगे, पहली स्थिति में हम क्या मानेंगे, जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर। तो स्थिति वन क्या मानेंगे कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। ठीक है, पहला कंडीशन हमने क्या लिया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने। तब लेंस सूत्र से
1/f बराबर हम क्या लिखते हैं, 1/v माइनस 1/u, ये लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको हम चिन्ह परिपाटी से लेंगे, तो चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से क्या हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 1/fe, है ना। fe क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि नेत्रिका के द्वारा बना, इसलिए नीचे में क्या लिख रहे हैं, f की जगह पे e। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, v का मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, और प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अंतिम बिंदु मतलब कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर, मतलब कहाँ पे बनेगा, d पे बनेगा। और ये क्या हो जाएगा, u को हम क्या लिखेंगे, v0 लिखेंगे। v0 क्यों लिख रहे हैं, सॉरी u e लिखेंगे और चिन्ह के साथ लिखेंगे, क्योंकि u e को क्या माने हैं हम, माइनस माने हैं। तो ये माइनस और ये माइनस तो क्या हो जाएगा, 1/fe बराबर हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस कितना हो जाएगा, 1/d माइनस और माइनस प्लस 1/ue। दोनों तरफ हम क्या करेंगे, d का गुणा कर देंगे, दोनों और d का गुणा करने पर क्या हो जाएगा, d/fe मिल जाएगा, यहाँ से माइनस d/d प्लस d/ue, d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो d/, क्या आ जाएगा, fe, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस d/ue। ठीक है, अब यहाँ से क्या करोगे, d/ue की वैल्यू निकालना है, तो इसको इधर भेज दोगे, तो d/ue बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 1 प्लस d/fe, इसकी वैल्यू मिल गया। अब इसको कहाँ रखोगे, d/ue, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, आपके पास में m बराबर आ जाएगा माइनस v0 और बटे में आ जाएगा u0, और इंटू में क्या लिख सकते हो आप, 1 प्लस d/fe, ये आपके पास में क्या निकल जाएगा, आवर्धन क्षमता। स्थिति दूसरा स्थिति में क्या निकालोगे आप, दूसरा स्थिति में क्या मानते हो कि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पे बने, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बने। तब हम क्या मान के चलते हैं, जो वस्तु है, ठीक है, जो वस्तु की दूरी को हम क्या मान के चलते हैं, हम मुख्य फोकस पर मान के चलते हैं। तो यहाँ से क्या करोगे, समीकरण 4 से, समीकरण 4 से यू ई को क्या लिख दोगे आप, एफ ई लिख दोगे, तो क्या हो जाएगा, m बराबर हो जाएगा माइनस v0 बटे में u0 इंटू में d, और बटे में यू ई को क्या लिख देना है आपको, एफ ई। तो ये दूसरे कंडीशन के लिए निकल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ और याद रखना है आपको, नली की लंबाई पूछा जाता है, नली की लंबाई। तो याद रखना, नली की लंबाई का सूत्र होता है v0 प्लस यू ई। ये किसके लिए हो जाएगा, स्थिति फर्स्ट के लिए, है ना, और स्थिति ये फर्स्ट स्थिति के लिए, और दूसरा स्थिति के लिए क्या हो जाएगा, v0 प्लस यू ई को क्या लिख देंगे, एफ ई। ये हो जाएगा स्थिति दूसरे के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बच्चे इसको छोड़ देते हैं लास्ट में कि नली की लंबाई को भूल जाते हैं। इसको निकालोगे तभी आपको 5 में 5 नंबर मिलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और सेम तरीके से बनता है खगोलीय सूक्ष्मदर्शी का भी, उसमें भी आपको क्या करना रहता है, उसके किरण आरेख से क्या रहता है, आपको ए और बी की वैल्यू निकालना रहता है। बस किरण आरेख बस अलग बनेगा, बाकी सब चीज़ क्या रहता है, लगभग सेम ही तरीके से बनता है। बस आपको 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की वैल्यू निकालना है। आपको अच्छे से उसका किरण आरेख याद रखना है और 10 अल्फ़ा और 10 बीटा की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं पतले लेंस के लिए अपवर्तन सूत्र। इसमें 2 डायग्राम बनता है, एक उत्तल लेंस के लिए और एक अवतल लेंस के लिए। मैंने अभी केवल एक ही डायग्राम लिया है उत्तल लेंस के लिए। आप एग्जाम में दोनों डायग्राम बना सकते हो, या चाहो तो एक डायग्राम से भी काम चल जाएगा, ठीक है। अच्छा होगा आप दोनों डायग्राम बनाओ, ठीक है। ये कौन सा लिया है, मैंने लिया है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, जो किनारों पर पतला रहता है और बीच में मोटा रहता है, उसको क्या कहा जाता है, उत्तल लेंस, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इधर एक वस्तु मान रहे हैं, बिंदु वस्तु, ठीक है, जिसकी दूरी क्या लिए है, यू लिए हैं। उसका जो प्रतिबिंब है वो ए बी, इस
उत्तल लेंस में क्या होता है, दो अपवर्तक पृष्ठ रहता है, तो इसके एक अपवर्तक पृष्ठ क्या है, ए बी है, और दूसरा अपवर्तक पृष्ठ क्या है, सी डी है। तो पहले पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तन होता है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, I1 पर बनता है। अब ये जो I1 है वो क्या करेगा, दूसरे अपवर्तक पृष्ठ CD के लिए क्या करता है, वस्तु का कार्य करता है, और इसका फाइनल प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अंतिम प्रतिबिंब I पर बनेगा। ठीक है, इतना आपको क्या करना है, थ्योरी में लिखना रहता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हम पहले पृष्ठ के द्वारा हम देखते हैं, पहले पृष्ठ ए बी के द्वारा, पहले पृष्ठ ए बी के द्वारा O का प्रतिबिंब I1 पर बनता है, तब अपवर्तन सूत्र क्या होता है, म्यू बट्टे वी माइनस 1/u, और ये हो जाएगा μ1/r। ठीक है, ये अपवर्तन सूत्र होता है। तो पहले पृष्ठ के लिए जब ले रहे हैं, पहले पृष्ठ के लिए, तो इसको क्या लेंगे, हम R1 लेंगे पहले पृष्ठ के लिए। ठीक है, और पहले पृष्ठ का जो अंतिम प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बन रहा है, प्रतिबिंब की दूरी है V1, तो इसको क्या ले लेंगे, हम V1 ले लेंगे। समझ में आया, क्योंकि क्या हो रहा है, जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या है, V1 है, इसलिए V की जगह पे क्या लेंगे, V1 लेंगे, और इसकी त्रिज्या क्या मानेंगे, R1 मानेंगे। ठीक है, इसी प्रकार पृष्ठ CD के लिए अपवर्तन सूत्र, एक बट्टी म्यू माइनस 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा V, और यहाँ से हो जाएगा 1/v, और बराबर हो जाएगा म्यू 1/म्यू माइनस 1 और बट्टे में R2। अब ये वाला सबको कन्फ्यूज़न लगता है कि सर ये आपने क्या ले लिया, कैसे आया। ठीक है, तो हम देखते हैं ये कहाँ से आया है। ठीक है, देखिए ये आधा कहाँ से है, जब हम एक पृष्ठ के लिए हैं ए बी के लिए, तो ये क्या किया, इसका प्रतिबिंब बना है I1 पर। अब ये जो I1 है वो पृष्ठ CD के लिए क्या है, वस्तु है ना, तो वस्तु है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, V पर बना है, तो इसका प्रतिबिंब की दूरी V समझ में आया, वस्तु की दूरी क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। 1/म्यू, और इधर 1/म्यू क्यों ले रहा है, तो याद करिए, जब आप विभिन्न माध्यम से अपवर्तन का सूत्र पढ़ते हो तो क्या होता है, μ1 to ये होता है μ2 1 के बराबर। मतलब कि क्या है, जब एक पृष्ठ के सापेक्ष दूसरा पृष्ठ का अपवर्तनांक क्या हो जाता है, 1/, दूसरे पृष्ठ के सापेक्ष पहले पृष्ठ के अपवर्तनांक के, तो क्या हो जाएगा, आप इस पृष्ठ के लिए जा रहे हो तो इस पृष्ठ से वापस आओगे, इधर से इधर जब आओगे इस तरफ से, तो क्या हो जाएगा, उसका माध्यम चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा। पहले पृष्ठ के लिए आप जब म्यू ले रहे हो तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू हो जाएगा 1/म्यू। यहीं पे बच्चे को कन्फ्यूज़न होता है कि सर 1/म्यू कहाँ से आया, तो म्यू कहाँ से आता है, ये एक फार्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा, या जल और वाटर के लिए, वाटर और ग्लास के लिए पढ़ते हो, या एयर और वाटर के लिए पढ़ते हो, तो 1/2 बराबर हो जाता है किसके, 1/2 2μ1 के। ठीक है, तो यहाँ से आया है। अब देखिए, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अब हम क्या करेंगे, म्यू का इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अंश में म्यू का गुणा करने पर, जब अंश में म्यू का गुणा करेंगे तो मिलेगा क्या हमको, μ/म्यू माइनस 1 या माइनस का म्यू। ठीक है, और इधर से क्या हो जाएगा v माइनस। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, μ/v1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से μ/म्यू माइनस का म्यू, और बट्टे में हो जाएगा R2। यहाँ से देखिए म्यू और म्यू कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1/v बच जाएगा।
इधर से म्यू माइनस V1 बच जाएगा और इधर से 1 माइनस म्यू बच जाएगा और इधर आ जाएगा R2। ठीक है, तो ये आपको मान लेना इक्वेशन नंबर 1 और ये आ जाएगा आपके पास इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अंश में म्यू का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो जब इसके ऊपर में नहीं होगा, इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 1 का जब म्यू के साथ करोगे तो क्या आएगा, म्यू आएगा। इधर भी 1 का म्यू के साथ करोगे तो क्या आएगा, म्यू आएगा। इधर भी आप क्या करोगे, 1 का म्यू के साथ करोगे तो क्या आएगा, म्यू आएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ दो। तो समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, आप लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड तरफ जोड़ोगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। तो इधर क्या है, म्यू बट्टे में V1 माइनस 1/u, इधर क्या आ रहा है, 1/v माइनस म्यू 1/v1। और इधर क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा म्यू माइनस 1/r1 प्लस 1 माइनस म्यू और पूरे के बट्टे में R2, ये होगा। अब ये देखिए, ये प्लस में है, ये माइनस में है, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस वाले को पहले लिख दो, माइनस वाले को बाद में। तो 1/v माइनस 1/u और यहाँ से देखो, अभी देखो यहाँ पे क्या है, म्यू माइनस 1 है और यहाँ पे क्या है, 1 माइनस म्यू है। आप इसको सामने ले आओगे तो क्या हो जाएगा, ये बदल जाएगा। ठीक है, इसका जो साइन है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। म्यू को सामने में रखोगे तो ये म्यू वाला माइनस में इसको माइनस कर देगा, सामने निकलेगा तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कॉमन निकालोगे तो म्यू माइनस 1 और बट्टे में R1, ठीक है, माइनस म्यू माइनस 1 और बट्टे में R2। अब क्या हो जाएगा, पूरे ऊपर से अंश से क्या निकाल सकते हो, म्यू माइनस 1 को कॉमन निकाल सकते हो। तो 1/v और 1/u कॉमन क्या निकल जाएगा, म्यू माइनस 1। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये आ गया आपके पतले अपवर्तन के लिए सूत्र। ठीक है, तो यही निकालना है। छोटा सा व्यंजक है ना। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है कि सर 1/म्यू क्यों ले रहे हैं। तो 1/म्यू क्यों लेते हैं, क्योंकि पहले पृष्ठ के बाद दूसरे पृष्ठ से अपवर्तन हो रहा है, इसलिए इसको किस में लेते हैं, 1/म्यू के रूप में लेते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे गॉसी प्रमेय का अनुप्रयोग में ये महत्वपूर्ण सवाल। ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला। उसके कुल 4 अनुप्रयोग हम पढ़ते हैं गॉसीय प्रमेय का, लेकिन ये वाला इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको स्थितियाँ दी जाती हैं कि आपको 3 स्थितियों पर क्या निकालना रहता है, विद्युत क्षेत्र निकालना रहता है। ठीक है, तो गॉसीय प्रमेय से क्या होता है, हम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं और उसके लिए आपको 3 कंडीशन दिया गया है। कब, सबसे पहले तो आपको कंडीशंस को अच्छे से समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो देखिए आपके पास 3 कंडीशन क्या है, जब स्मॉल r क्या है, कैपिटल R से बड़ा है, जब स्मॉल r बराबर है कैपिटल R के, और एक क्या है, जो स्मॉल r है वो छोटा है किससे, कैपिटल R से। कहने का मतलब क्या है, ये r आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या ये r आपको दिखा रहा है किसकी स्थिति को, बिंदु P की स्थिति को दिखा रहा है कि बिंदु P कब कब कहाँ है। या अगर इसको अगर हम देखते हैं शब्दों के रूप में, तो शब्दों के रूप में क्या है कि जब जो r है वो क्या है, इस गोलीय खोल के बाहर है, मतलब पृष्ठ के बाहर है। दूसरा वाला कंडीशन क्या दिखा रहा है कि जो बिंदु P है वो पृष्ठ पर है, और तीसरा कंडीशन क्या दिखलाता है, जो बिंदु P है वो गोले के अंदर है। ठीक है तो 3 हमको स्थितियां मिलेंगी। पहला क्या रहेगा कि पहली स्थिति में जो बिंदु P को हम कहाँ मान के चलेंगे, गोलीय खोल के बाहर मानेंगे। ठीक है, जिसका डिस्टेंस क्या है, स्मॉल r है। दूसरे कंडीशंस में क्या बोला गया है कि जो बिंदु P है वो गोलीय खोल के पृष्ठ पर आ जाता है। तीसरा कंडीशन क्या दिखलाता है कि जो बिंदु P है वो कहाँ आ जाता है, गोलीय खोल के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले पहले स्थिति पे जानते हैं क्या हो, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर हो। ठीक है, गोलीय खोल के बाहर हो। ठीक है, कहाँ हो, जब बिंदु P गोलीय खोल के बाहर हो। ठीक है, तो हम क्या मान के चल रहे हैं, O केंद्र और R त्रिज्या के एक गोला माने हैं जो एक समान रूप से क्या है, आवेशित है। ठीक है, इस गोले के केंद्र से R दूरी पर एक बिंदु क्या मार रहे हैं, P मार रहे हैं, जहाँ पे हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। किसकी सहायता से,
गॉसीय पृष्ठ की सहायता से। ठीक है, तो देखिए गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, फाई ई बराबर हम क्या लेके चलते हैं, बंद समाकलन लेते हैं, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, यही लेते हैं। ठीक है, अच्छा डी एस वेक्टर क्या होता है, ये होता है क्षेत्रफल अवयव, आपने पढ़ा होगा। याद रखना है कि जो डी एस वेक्टर लेते हैं हम एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं, और जो क्षेत्रफल की दिशा रहती है, मतलब कि जो क्षेत्रफल सदिश की दिशा रहती है वो हमेशा क्या रहती है, पृष्ठ के बाहर की ओर रहती है। और इधर देख रहे हैं तो ये क्या रहेगा, यही आपका विद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, और यही क्या होगा आपका डी एस वेक्टर की दिशा होगा। मतलब कि जो एंगल बनेगा डी एस वेक्टर और ई वेक्टर के बीच में वो कितने का बनेगा, 0 डिग्री का बनेगा, क्योंकि ये आपकी क्या है, विद्युत क्षेत्र की दिशा है, और डी एस वेक्टर क्या रहता है, हमेशा पृष्ठ के लंबवत ही रहता है। तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो कितने का बनेगा, 0 का बनेगा। तो क्या आ जाएगा, समेसन ई डी एस और cos 0 अंश। ठीक है, अब cos 0 अंश, तो cos 0 की वैल्यू कितना होता है, तो फाई ई बराबर क्या होता है, cos 0 की वैल्यू हो जाता है 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, आएगा क्या, आप ई को बाहर निकाल लोगे तो समेसन किसका करोगे, डी एस का। अब समेसन का मतलब क्या होता है, या आप क्या कर रहे हो, बंद समाकलन कर रहे हो। समाकलन का मतलब क्या होता है, हम छोटे छोटे अवयवों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखो एक हमने क्या लिया है, डी एस छोटा सा अवयव लिया है, ऐसे ही क्या करेंगे, इस पूरे पृष्ठ पर हम क्या करते जाएंगे, छोटा सा अवयव लेते जाएंगे। तो पूरा छोटे 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 ऐसे पूरे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम क्या लेंगे, क्षेत्रफल को हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे जोड़ रहे हैं, तो पूरा जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, गोले के क्षेत्रफल के बराबर। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू 4 पाई आर का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि समेसन ऑफ डी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई आर का स्क्वायर, मतलब कि गोले का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर आपको मिल जाएगा ई इंटू 4 पाई आर का स्क्वायर, परंतु क्या हो जाएगा, हम जानते हैं गॉसी प्रमेय से, गॉस के प्रमेय से क्या होता है, गॉसी प्रमेय से क्या हो जाता है, जो फाई ई है वो बराबर होता है किसके, क्यू बट्टे एप्सिलॉन गुना, जो फाई ई की वैल्यू होता है वो कितने के बराबर होता है, उसके आवेश के 1 बट्टे एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 का देखो, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, राइट हैंड साइड को क्या कर दो, बराबर कर दो, तो आ जाएगा एप्सिलॉन 0। तो ई बराबर क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू बराबर एप्सिलॉन 0 या 4 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0। ठीक है, इसको आप चाहो तो अच्छे से लिख सकते हो, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बट्टे क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टे एप्सिलॉन 0, या इसको लिख सकते हो 4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे आर का स्क्वायर। ये हमारे पास में आ गया क्या, विद्युत क्षेत्र। ये कब की स्थिति में है, जब बिंदु P क्या है, गोलीय खोल के बाहर है। अब हम आ जाते हैं दूसरे कंडीशंस पे। तो दूसरे कंडीशन में आपको क्या रहना है, जो स्मॉल आर है उसको कैपिटल आर के बराबर रख देना है। तो स्थिति सेकंड में क्या करना है, आर को आपको किसके बराबर रख देना है, कैपिटल आर के बराबर रख दोगे। तो स्मॉल आर को क्या करोगे, कैपिटल आर बना दो, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बट्टे, जो स्मॉल आर दिख रहा है उसको क्या करना है, आपको कैपिटल आर बना देना है। तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो ये वाला कंडीशन क्या हो जाएगा, दूसरा कंडीशन कब, जब बिंदु P कहाँ पे है, गोले के पृष्ठ पर है। ठीक है, तीसरा कंडीशन, स्थिति तीसरा स्थिति का मतलब क्या है, जो R है, मतलब जो बिंदु P है वो R से भी छोटा है, मतलब जो बिंदु P की दूरी है वो त्रिज्या से कम है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अगर बिंदु P की दूरी त्रिज्या से कम है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो बिंदु P है वो कहीं ना कहीं गोले के अंदर है, और हमको क्या जानते हैं कि गोले के अंदर क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं रह सकता। ठीक है,
तो गोले के अंदर Q बराबर हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ठीक है, तो गॉसी प्रमेय से क्या हो जाएगा, गॉसी प्रमेय से E वेक्टर ds वेक्टर बराबर हम लिखते क्या है, Q बट्टे एप्सिलॉन 0। तो जब उसको 0 रख दोगे तो विद्युत क्षेत्र भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्या है, आपका तीसरा कंडीशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आपको एक ही व्यंजक करना है, बाकी दूसरा स्थिति में आपको क्लियर होना चाहिए कि R बराबर R क्यों ले रहे हैं, और तीसरी स्थिति में विद्युत क्षेत्र 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि गोले के अंदर क्या होता है, आवेश क्या रहता है, 0 रहता है, इसी वजह से विद्युत क्षेत्र भी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे पास है ये धारिता का सवाल। ठीक है, इसमें क्या बोला गया है कि आपको A और B के बीच में कुल धारिता ज्ञात करना है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, A और B के बीच में कुल धारिता ज्ञात करना है। तो इस प्रकार के किसी भी चित्र को समझने के लिए सबसे पहले आपको इनकी परिभाषाएं याद रखना है कि संधारित्र को जोड़े कैसे जाता है। ठीक है, तो इसका 2 तरीका होता है जोड़ने का। ठीक है, पहला क्या होता है, एक तो हम इसको जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, और दूसरा क्या जोड़ते हैं, हम इसको समांतर क्रम में। ठीक है, श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, सभी संधारित्र के पहले प्लेट को क्या करते हैं, एक बिंदु से जोड़ते हैं, और सभी संधारित्र के दूसरे श्रेणी क्रम में हम क्या करते हैं, पहले संधारित्र के पहले प्लेट को दूसरे संधारित्र के दूसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट और तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट, इसी प्रकार से तीसरे संधारित्र के दूसरे प्लेट और चौथे संधारित्र के पहले प्लेट, ऐसे जोड़ते जाते हैं। ठीक है, और समांतर क्रम में क्या होता है, सभी संधारित्र के पहले प्लेट को क्या करते हैं, हम सभी संधारित्र के दूसरे प्लेट दोनों को अलग अलग बिंदुओं से जोड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है, देखो श्रेणी क्रम में हम कैसे जोड़ते हैं, ये आपके पास एक संधारित्र है, तो ये पहले संधारित्र का दूसरे के पहले से जुड़ेगा, और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, और उसी प्रकार तीसरे का दूसरा चौथे के पहले से, ऐसे जुड़ते जाता है। तो ये क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। समांतर क्रम में क्या करते हैं, हम संधारित्र को अलग अलग जोड़ते हैं। ये तीनों का पहला एक बिंदु से जुड़ेगा और तीनों का दूसरा क्या होता है, दूसरे बिंदु से जुड़ता है, तो ये क्या कहलाता है, समांतर क्रम कहलाता है। अब आपको क्या करना है, इस चित्र में पहचानना है कि कौन सा क्रम आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए A और B के बीच में देखना है, ये बात आपको अच्छे से ध्यान में रखना है कि किसके किसके बीच में देखना है। तो देखिए, अगर इसको हम पहला मान के चलते हैं, इसको हम दूसरा मान लेते हैं और इसको हम मान लेते हैं तीसरा, तो हो क्या रहा है, देखो पहले का दूसरा दूसरे के पहले से, और दूसरे का दूसरा तीसरे के पहले से, ऐसे जुड़ा हुआ है। मतलब कि ये जो संधारित्र पहला है, इसका दूसरा प्लेट किससे, दूसरे संधारित्र के पहले प्लेट से, और दूसरे संधारित्र का दूसरा प्लेट तीसरे संधारित्र के पहले प्लेट से। मतलब कि ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये जो A और B के बीच में है, आपको श्रेणी क्रम में 3 दिखाई दे रहा है। मतलब कि हम क्या कहेंगे, C1, C2 व C3 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तब श्रेणी क्रम का सूत्र, श्रेणी क्रम का सूत्र क्या लिखते हैं, 1/C बराबर हम लिखते हैं 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है श्रेणी क्रम का सूत्र। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू रखते जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9, तो 1/C का मान कितना आ जाएगा, 9/3, तो 3 से काटोगे तो कितने बार में आ जाएगा, 1/3, तो C बराबर कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब देखिए, अब जो डायग्राम है वो कैसा बन जाएगा, ये पूरा जुड़ गया है। तो अब जो डायग्राम बन जाएगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पे A आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दिया गया है 9 माइक्रोफैरेड, और इसकी वैल्यू हमने अभी कितना निकाला है, 3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, अब ये दोनों किस में हो जाएगा, समांतर क्रम। तो ये इसको हम मान लेते हैं C और इसको मान लेते हैं C4, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या होता है, C प्लस क्या हो जाएगा, C4, तो C बराबर क्या हो जाएगा, C की वैल्यू कितना लिए हैं,
सी की वैल्यू आपको कितना दिया गया है 3 माइक्रोफैरेड, तो ये कितना हो जाएगा 3, और C4 की वैल्यू है 9, तो ओवरऑल कितना हो जाएगा 12 माइक्रोफैरेड। तो ये इसको मान लेते हैं C डैश। तो ये आ गया आपके पास में कुल धारिता उचित धारिता। तो इस प्रकार के डायग्राम में आपको परिभाषाओं से चलना है। पहले आपको परिभाषा को याद रखना है कि परिभाषा क्या कहता है। परिभाषा के आधार पर क्या देखोगे आप, प्लेट का जो संरचना है उसको देखोगे कि किस प्रकार से ये संयोजित हुआ है, उसी के हिसाब से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं समांतर प्लेट संधारित्र का एक क्वेश्चन। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र में 2 सवाल आते हैं। एक क्या रहता है, जब हम बीच में क्या रहते हैं, कोई भी एक माध्यम नहीं रखते हैं। ठीक है, और एक सवाल क्या आता है, जब हम बीच में क्या करते हैं, कोई भी एक परावैद्युत माध्यम लेके चलते हैं। ठीक है, तो यह जो सवाल है उसमें क्या मान रहे हैं हम, कि जो संधारित्र के बीच में हम क्या माने, कोई भी एक परावैद्युत पदार्थ हमने माना हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या है, संधारित्र में 2 प्लेट है, एक्स और वाई 2 प्लेट माने हैं। ठीक है, जब हम क्या कर रहे हैं, इसको क्या दे रहे हैं, क्यू आवेश दे रहे हैं, तो इसके बाएं पृष्ठ पर प्लस और इसके अंतिम पर क्या हो जाएगा, इसके अंदर वाले में माइनस चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और इसके बाहर में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। लेकिन जो बाहर वाला है वो किससे जुड़ा हुआ है, बाहर का जो तार है वो पृथ्वी से जुड़ा हुआ है, तो पूरा आवेश कहाँ चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। ठीक है, तो बाहर में कोई भी आवेश नहीं बचेगा, बचेगा कहाँ, उसके अंदरूनी पृष्ठ पर ही बचेगा। ठीक है, तो देखो अभी हमने जो परावैद्युत पदार्थ लिया है उसकी मोटाई क्या मान के चल रहे हैं, टी मान के चल रहे हैं, और दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो क्या मान के चल रहे हैं, डी मान के चल रहे हैं। तो दोनों प्लेट के बीच की दूरी तो क्या है, डी है, और उसके अंदर में टी मोटाई का हमने क्या रख दिया है, एक परावैद्युत पदार्थ रखा है। ठीक है, अब देखो अगर हम ये मान के चलते हैं कि दोनों प्लेटों के बीच में वायु स्थित है। ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच वायु हो, तब विद्युत क्षेत्र E0 बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा बट्टे एप्सिलॉन 0। ठीक है, जहाँ सिग्मा को हम क्या कहते हैं, जहाँ सिग्मा क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और सिग्मा बराबर हम लिखते क्या है, क्यू बट्टे ए। तो E0 बराबर आएगा क्या, क्यू बट्टे ए एप्सिलॉन 0। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कब की स्थिति है, जब हम क्या कर रहे हैं कि इसके, अभी हम क्या मान रहे हैं, इसके बीच में केवल वायु है। अब हम क्या मान के चलते हैं, इसके बीच में क्या मान लेते हैं, परावैद्युत पदार्थ मान के चलते हैं। ठीक है, अब यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ हो, तो परावैद्युत पदार्थ हो तो क्या हो जाएगा, E बराबर हम लिख सकते हैं Q के E, और ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0। क्यों, क्योंकि परावैद्युत पदार्थ के लिए हमने उसका अपवर्तनांक क्या, परावैद्युत पदार्थ का अपवर्तनांक क्या मान के चल रहे हैं, K मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब प्लेट A और B के बीच विभवांतर, अब प्लेट A व या X और Y मान लेते हैं, X व Y के बीच विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, देखो विभवांतर बराबर होगा क्या, हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। ठीक है, और यह हो जाएगा विद्युत क्षेत्र इंटू टी। ठीक है, अब देखिए बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है कि सर ये कहाँ से आया और ये क्या हो रहा है। ठीक है, तो विभवांतर बराबर क्या लिखते हैं हम, इनटू ये क्या है, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी, और ये क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। तो सर दूरी कहाँ से, टी माइनस टी आ रहा है। देखिए इस पूरे प्लेट के बीच की दूरी क्या है, डी है। ठीक है, और उसमें से हम टी को निकाल देंगे तो जो बच जाएगा उतने में ही तो वायु रहेगा क्या। ठीक है, मतलब कि कहने का मतलब क्या है, इस पूरे के बीच की दूरी क्या मानने हमने, डी माना है,
और उसमें से टी मोटाई का हमने कोई एक पदार्थ रख दिया है, तब कितने जगह पे वायु बचेगा? तो भाई डी में से आप टी की वैल्यू हटा दोगे तो जितना बच जाएगा उतने जगह में क्या आएगा? वायु आएगा। तो ये वायु की दूरी है, क्या वायु की मोटाई है, और ये क्या रहेगा? परावैद्युत माध्यम का मोटाई रहेगा। समझ में आ रहा है? विभवांतर कितना होगा? विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी हो जाएगा, और ये विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी। ये वाला विद्युत क्षेत्र कब का है? जब परावैद्युत माध्यम लेते हैं तब का। ये वाला कब का है? जब हम उसके बीच में केवल वायु लिए हैं तब। अब सर दोनों क्यों ले रहे हैं? क्योंकि दोनों क्योंकि दोनों आएगा यहाँ पे। क्यों आएगा दोनों? क्योंकि यहाँ पे वायु भी है और परावैद्युत माध्यम भी है, इस वजह से हम दोनों को लिए हैं, इसलिए ये दोनों आ जाएगा। ठीक है, चलो, क्योंकि सूत्र क्या होता है आपके पास में? सूत्र होता है E बराबर हम क्या लिखते हैं, या हम लिखते हैं V बराबर हम लिखते हैं A इंटू डी। तो E की वैल्यू जो आएगा वो कैसे आ जाएगा? सॉरी, E बराबर हम लिखते हैं क्या? V इंटू डी। तो जो V की वैल्यू आ जाएगा वो क्या आ जाएगा भाई? V E D। तो यहाँ से V की वैल्यू आया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब क्या होगा? अब आप वैल्यू रख दो। ठीक है, E0 की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा? E0 की वैल्यू आपने क्या निकाला है? Q/A0, और ये हो जाएगा D माइनस टी। इसकी वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा? Q/KA/0, और ये हो जाएगा इंटू में टी। यहाँ से कॉमन निकाल लो। कॉमन क्या निकल जाएगा? यहाँ से कॉमन निकल जाएगा Q/A/0 कॉमन निकल जाएगा। तो इधर से D माइनस टी बचेगा, इधर से T, और बट्टे में बचेगा K। अब देखिए, परंतु धारिता C बराबर हम क्या लिखते हैं? Q/V लिखते हैं। ठीक है, तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q, और V की वैल्यू पूरा रख दोगे तो क्या हो जाएगा? QA/0, ये D माइनस टी प्लस T/K, इतना आ जाएगा। ठीक है, तो Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, ये वाला वैल्यू ऊपर चला जाएगा। तो C बराबर क्या हो जाएगा? A/0, और पूरे के बट्टे में D माइनस टी और प्लस T/K, ये वाला आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे समझ में आया? धारिता का सूत्र क्या होता है? आवेश बट्टे विभव। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? विभव की वैल्यू हमने निकाल लिया यहाँ से, तो उसकी वैल्यू रख दोगे तो ये। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ से देखिए आपके पास में वैल्यू क्या है? C बराबर A/0, और इधर से आ रहा है क्या? D माइनस टी प्लस T/K, ये वाला वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ से देखिए आप क्या कर सकते हैं? इसको लिख सकते हो कुछ इस प्रकार से, D को लिख लीजिए और इसको कॉमन निकाल लीजिए, माइनस टी, या आप ऐसे लिख सकते हो। इसको क्या कर सकते हो? यहाँ से देखिए, यहाँ से जब इसको कॉमन निकाल लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, और जब यहाँ से इसको कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ पे जब इसको कॉमन निकालोगे तो क्या आ जाएगा? देखिए, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। आप क्या कर लो? D को कॉमन निकाल लो, और इसको आप ऐसे लिख दो, T माइनस T/K, इस टाइप का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब बाहर में हमने क्या निकाल लिया है? माइनस निकाले हैं, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। ठीक है, तो बाहर में जब हमने क्या लिया है? माइनस लिया है, तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब यहाँ से आप क्या कर सकते हो? T को कॉमन निकाल सकते हो। तो जब T को कॉमन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से T निकल जाएगा तो 1, यहाँ से भी T निकल जाएगा तो 1/K। तो ये आ जाएगा आपके पास में क्या? धारिता के लिए व्यंजक। कब? जब आपके पास में क्या हो? बीच में क्या रहे? कोई भी एक परावैद्युत माध्यम उपस्थित हो। तो यहाँ तक आपको निकालना है। देखिए व्यंजक सारे छोटे छोटे हैं, बस आपको स्टार्टिंग को याद रखना है। कन्फ्यूजन कहाँ पे होता है कि सर स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से स्टार्ट करें, मतलब अक्सर यही हम भूल जाते हैं कि स्टार्टिंग कहाँ। तो कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पुराने याद रखने रहते हैं। जैसे यहाँ से हम लेते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व का सूत्र लेते हैं, Q बराबर Q/A सूत्र लेते हैं। ठीक है, यहाँ से आपको विभव बराबर याद रखना रहता है कि विद्युत क्षेत्र इंटू दूरी लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ कुछ इक्वेशंस आपको याद रखने रहता है जो शुरू में आप परिभाषाएं के रूप में पढ़े रहते हो। उन्हीं सब चीज़ का उपयोग करके हम क्या करते हैं? एक व्यंजक का निर्माण करते हैं। ठीक है।